तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की जो प्रेरणा मिली है वो कहाँ से मिली है। बताइएगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की जो प्रेरणा मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका 1 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों कहां से, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि ये जो शब्द लिए गए हैं या लिखे हैं वो आपके फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर मिले हैं। और फ्रांस की क्रांति जो आपकी है वो 1789 में इसकी क्रांति, जो कि सबसे बड़ी देन आपकी क्रांति मानी जाती है। और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से, प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16 महाजनपदों में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो ये बताइएगा कि जो आपके 16 महाजनपद हैं इनमें से मथुरा किसकी राजधानी थी, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका जो आंसर है आपका 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 2 का जो ऑप्शन दिया गया इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूरसेन क्या आ जाए, यहाँ पर मथुरा जो आपका सूरसेन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है अगुंतर निकाय, इसमें जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र में मिलता है। मतलब बौद्ध धर्म जो आपका है अगुंतर निकाय, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए महाजनपद में कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जैसे काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। क्या, काशी महाजनपद की वाराणसी थी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती रही है। और इसके बाद यहाँ पर जो अंग देश की राजधानी वो चंपारा है। यहाँ पर देखिए जो आपका वत्स है, वत्स की क्या है, कौशाम्बी है। कुरुक्षेत्र क्या है, इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ पर देखिए सूरसेन का क्या है, मथुरा है। और अगला दिया गया है अस्मक, अस्मक जो आपकी है इसकी राजधानी आपकी पोटिल या पैठान कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपका अवंती पूछा जाता है, तो अवंती की राजधानी क्या, उज्जैन रही है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है मगध, मगध की राजधानी जो पूछी जाती है, देखो जो पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं। मगध की क्या है, तो गिरिब्रज या आपका राजगृह हो जाएगा। ठीक है। और मल्ल की क्या है, कुशीनगर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है जैनुल आबादीन। क्या, जैनुल आबादीन जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए और अगला इसे एक पॉइंट ये भी होता है, इसे अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। बताइएगा कि किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया 4 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा अकबर। देखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, अकबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जजिया कर को अकबर ने कब 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है ना। और 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर कई बार इसे बंद भी किया गया, कई बार इसे शुरू भी किया था। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे क्या किया था, समाप्त किया था। लेकिन औरंगजेब वाला पूछा जाता है कि औरंगजेब ने इसे पुनः कब लागू किया था, तो आपके 1679 में इसे पुनः लगा दिया था। किसने, औरंगजेब ने लगा दिया था। इसके बाद कुछ दिन चला था, इसके बाद फिर बंद हुआ था। इसके बाद यहां पर फर्रुख सियर ने 1717 में फिर इसे लगा दिया था। तो ये जो जजिया कर है हमेशा आया बंद हुआ, चला बंद हुआ, ऐसा आपका है। लेकिन पूछा जाने वाला एग्जाम में या तो औरंगजेब वाला पूछा जाएगा, या तो अकबर का पूछा जाएगा, या तो फर्रुख सियर का पूछा जाएगा। यही होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पैराग्राफ से अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जो 5 का ऑप्शन है इनमें से आपका डी हो जाएगा तीनों, अर्थात 79 के तहत संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों। ये तीनों आपके होते हैं, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर, ये संसद के तीनों अंग होते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा जो आपके आर्टिकल नंबर 80 में, लोकसभा की संरचना किस में है, आर्टिकल नंबर 81 में है। अगला है भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आपके कहाँ पर है। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये कहाँ पर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैला डीला खान किस खनिज से संबंधित है। बैला डीला जो खान है वो किस खनिज से संबंधित है, 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में ऑप्शन दीजिएगा।
ये जो आपका वेलाडिला खान है, याद रखिए लौ आयस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, लौ आयस के लिए जाना जाता है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे यहाँ पर रानीगंज, तो रानीगंज जो आपका है कोयला क्षेत्र है ना, कोयला खनन क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में है। धनबाद में भी आपका कोयला आपका खान है, झरिया में भी कोयला है, सिंहभूमि जो कि झारखंड में है यहाँ पर भी कोयला के खान है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में भी कोयला के खान के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभ्रक के लिए नल्लोर जो कि आपके कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, पलामू झारखंड में, खेड़ा गुजरात में अभ्रक के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है और यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका क्रोउमर, क्या है, क्रोउमर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो मार्शल थे, मार्शल ने मांग का नियम दिया था, मार्शल ने मांग का नियम दिया था। जो लोग यहाँ पर ग्रेसम लगा रहे थे, तो ग्रेसम का मतलब होता है, ग्रेसम ने जो नियम दिया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो याद रखिए ग्रेसम का नियम भी पढ़ लीजिए, मांग का नियम भी याद रखिएगा, और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये क्रोमर ने दिया था। तो तीनों एक साथ इनको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में हमेशा मिलते रहेंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, ये कहां पर है, देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था, तो 1767 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है स्वामी नारायण मंदिर अर्थात जो अक्षरधाम मंदिर है ये कहां पर स्थित है। चलिए, स्वामी नारायण मंदिर या अक्षरधाम मंदिर है, ये कहां पर स्थित है, 10 का ऑप्शन देना है। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके गांधीनगर जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, यहाँ पर अगला पॉइंट, जगन्नाथ मंदिर आपकी कहां पर है, पूरी उड़ीसा में है, ठीक है ना। बांके बिहारी मंदिर, शांति कुंज मंदिर, बिरला मंदिर ये मथुरा में है, और द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है, गुजरात में है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग आपका है, तो ये बताइएगा कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर में। चलिए 11 का भी ऑप्शन देखिए कुछ लोगों ने दिया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सू नहर, पनामा नहर, सुएज नहर या उत्तरी अटलांटिक, इनमें से ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, इसमें से जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, काफी लोग जवाब डी भी दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर सी भी दे रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी नंबर, उत्तरी अटलांटिक। क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है कि व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, सबसे व्यस्त नहर नहीं पूछा है आपसे, यहां पर पूछा है सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग से होता है, ठीक है ना। नहर पूछा होता तो हम नहर की ओर जाते, लेकिन जैसा पूछा है उसका ही आंसर राइट लगाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सुएज नहर जो कि मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। पनामा नहर कैरेबियाई सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। सू नहर सुपीरियर झील और आपके ह्यूरन झील के मध्य में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि ग्वादर पत्तन किस देश में है, ग्वादर पत्तन किस देश में है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा कि ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान से दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान में अरब सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हब्बन टोटा, हब्बन टोटा ये श्रीलंका का प्रमुख बंदरगाह है, और चाबहार आपने कई बार सुना होगा ये ईरान का प्रमुख बंदरगाह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत में देखा जाए तो 13 बड़े बंदरगाह और 200 से अधिक आपके छोटे बंदरगाह हैं, तो याद रखिए इसको भी नोट करिए और इसको भी नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है लसिका ग्रंथि को किसे नष्ट करने में सहायता करती है, लसिका ग्रंथ किसे नष्ट करने में सहायता करती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा संक्रमण जो जीवाणु होते हैं, जो संक्रमण जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में लसिका ग्रंथ क्या करती है, ये सहायता करती है। ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो बताइएगा भारत में जो साक्षरता दर होती है किस प्रकार से हम लोग गणना करते हैं साक्षरता दर की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या हो, है ना, कोई एक विषय को जानता हो, अगर एक विषय को जानता है समझिए कि वो साक्षरता है, साक्षर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो इनमें से बताइएगा ये प्रारूप समिति के जो सदस्य रहे हैं इनमें से कौन कौन रहे हैं। 15 को ऑप्शन दीजिएगा 15 नंबर में। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे क्या,
जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे आपके, है ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर और पॉइंट बताइएगा, सरदार पटेल थे क्या? नहीं थे। जब नहीं थे तो भाई आपके कौन बचे? यहाँ पर देखिए एन गोपाला स्वामी हो गए और यहाँ पर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। तो आपका जो आंसर बन गया दोस्तों क्या हो गया? 1 और 3 इसका आंसर बनेगा, 1 और 3 इसका आंसर बनेगा। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके थे प्रारूप समिति में वो आपके यहाँ पर 7 सदस्य थे आपके, किसको? अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य आपके थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें दोस्तों, जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। 30 सेकंड के लिए कमेंट छोड़ के एक बार लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद लगातार यहाँ पर कमेंट करिए। देखिए 16 नंबर का जवाब दीजिए। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। याद रखिए 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा ये विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक महान वैज्ञानिक थे जोनास साल्क, इनको समर्पित है जो आपका 24 अक्टूबर है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो ये जो दिया गया है जोनाथन डंकन जो आपके हैं बनारस का स्थायी बंदोबस्त चुना गया था। बनारस का अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। टॉमस जो आपके मुनरो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कार्नवालिस जो जुड़ा था ये बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था, तो यहाँ पर देखिए इसका 2 हो जाएगा। और हाल्ट मैकेंजी ये महलवाड़ी प्रथा से जुड़ा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहली किसान रेल किन राज्यों के मध्य चलाई गई थी? चलिए बताइएगा कि पहली किसान रेल किन राज्यों के मध्य चलाई गई थी। 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन आपका महाराष्ट्र और बिहार, क्या महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है देवलाली, क्या पड़ता है? देवलाली। और बिहार में पड़ता है दानापुर। तो दोस्तों कभी कभी महाराष्ट्र और बिहार नहीं होता है ऑप्शन में, ऑप्शन होता है देवलाली से कहां पर? दानापुर चलाई गई थी, देवलाली से दानापुर चलाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच मान क्या हो जाएगा? चलिए 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब ये उनमें से कोई नहीं इसलिए क्यों हुआ है, तो देखिए इसका पूरी कहानी समझिए तब आप समझेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1909 में ईस्वी में डेनिस रसायन सोरेनसन ने इस जली विलयन की अम्लीयता या क्षारकता समझने के लिए पीएच स्केल को बनाया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्लीय विलयन क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी पीएच मान 7 से कम होते हैं अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। जो क्षारीय होते हैं उनकी पीएच से मतलब 7 से अधिक होती है वो आपके क्षारीय होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पीएच मान के महत्वपूर्ण सूची दिया गया है, इसमें से नहीं होगा। आंसू का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। और किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से मृत्यु हो जाती है? दोस्तों याद रखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके पीएच मान में अगर 0.2 का परिवर्तन हो जाए, 0.2 का परिवर्तन हो जाता है तो याद रखिए व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए पीएच मान बॉडी का बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। और दूध का पीएच मान लगभग 6.4 या 6.6 होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? चलिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है 20 नंबर में? तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? 20 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 20 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर। पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर कौन है? उड़ीसा है। याद रखिए दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो आपका रेबीज मुक्त आपका राज्य है वो कौन है? तो गोवा को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी थी? टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता इनमें से कौन बनी थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा मोमीजी निशिया, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये मात्र 13 वर्ष की थी, याद रखिएगा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। और ये जापान की ओर से अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता भी बनी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का नियम जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था? चलिए यहाँ पर आंसर देना है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग अर्थात तैरने का नियम जो दिया था किसने?
22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी आर्किमिडीज, जिसका आंसर डी नंबर है राइट हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो न्यूटन ने गति का नियम दिया है, न्यूटन ने गति का नियम दिया है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो 23 नंबर है, 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है लघु उद्योग के लिए। किसके लिए? लघु उद्योग के लिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपसे भटनागर पुरस्कार। ये बताइएगा कि जो भटनागर पुरस्कार होता है वो किस लिए दिया जाता है। तो भटनागर होता है विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पर इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बीसी राय पुरस्कार ये औषधि के लिए दिया जाता है, औषधि के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। गंधर्व पुरस्कार आपके साहित्य में दिया जाता है, तो आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो इस प्रकार से बनेगा 3 2 1 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर देखना है तो आंसर भी आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। आगे बढ़िएगा कि डिजिटल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन बने हैं। डिजिटल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन बने हैं। डिजिटल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अंकित फाड़िया, कौन है? अंकित फाड़िया, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय मनोरोग सोसाइटी, भारतीय मनोरोग सोसाइटी के जो आपके हैं कौन? आपके ब्रांड एम्बेसडर उद्दीपिका पादुकोण है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान ये विलाल डार हैं जो कि इसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार है, ठीक है ना। एजुकेटेड गर्ल अभियान आपके अमिताभ बच्चन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। और यूएनडीपी के गुडविल एम्बेसडर कौन है? पद्म लक्ष्मी हैं। फिट इंडिया अभियान की कौन है? तो आपके शिल्पा अग्रवाल हैं। अतुल्य भारत के कौन है? आपके नरेंद्र मोदी हैं। और केरल की शराब विरोधी अभियान के कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर है, इनको रट लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 1 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो देखो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका 20 है और 21 है, ये आपके 352 के लागू होने पर भी ये कह सकते हैं निलंबित नहीं होते हैं। ऑप्शन जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये शब्द जोड़ा कब गया था दोस्तों? ये शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये जोड़ा गया था। ये 20 आपका है क्या? तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। तो ये आपके कभी समाप्त नहीं होते हैं। आगे बढ़िएगा कि हिमालय का नवीन पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का नवीन पर्वतीय प्रदेश जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा 2 नंबर में। तो देखिए 2 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिए शिवालिक श्रेणी है या शिवालिक जो आपका है ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, अगला वृहद हिमालय या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। देख सकते हैं वृहद हिमालय को कई नाम से जानते हैं, वृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और अगला है शिवालिक हिमालय। आगे बढ़िएगा कि झूम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। झूम कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी नंबर याद रखिएगा, खासी जो जनजाति है। कौन? खासी जनजाति है। ऑप्शन बी नंबर इसको राइट हो जाएगा। खासी जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये मेघालय प्रांत की जनजातियां हैं जैसे गारो खासी जयंतियां हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका राज्यसभा का कार्यकाल होता है ये होता है कितना, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। दोस्तों आपका जो आंसर है याद रखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यहाँ पर जब ऑप्शन में दे दिया जाए, हमने बोला है जब ऑप्शन में दिया हो इनमें से कोई नहीं तब आपको याद रखिए डी बताना है। लेकिन जब ऑप्शन में यहाँ पर ना ये दिया गया होता तब आप लोग 6 वर्ष बता सकते थे, क्योंकि आपके भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो आपका राज्यसभा है उसे भंग कर सकते हैं या समाप्त हो सकता है, ये कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो इस कारण से जब ये ऑप्शन में
में होता है तो ऑप्शन आपको डी नंबर ही लगाना है। वैसे यहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं अर्थात राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अगर ये दिया होता है तब आप लोग यहाँ पर 6 वर्ष बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राज्यसभा दिया है, सदस्य नहीं दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा आपसे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। चलिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 5 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके 338 के का में 338 के का इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। का को आप लोग ए भी कह सकते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध गिर वन जो है ये कहाँ पर है 6 नंबर में, तो ऑप्शन है आपका बी नंबर है। याद रखिए गुजरात में, कहाँ पर है आपके गुजरात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, यहाँ पर 7 का ऑप्शन देना है। 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए भाई जवाब दीजिएगा। राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए देखिए 64 योगिनी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, इंदौर में, खजुराहो में भाई। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बी नंबर आपकी खजुराहो में है। कहाँ पर है, खजुराहो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और उज्जैन का एक मंदिर है जो कि महाकालेश्वर मंदिर है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपका है, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन कौन कहाँ पर है आपको दिया गया है। केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, ये सभी एक साथ दिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। अंतरराज्यीय परिषदों का जो निर्माण स्रोत है ये कौन सा है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा संवैधानिक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो अंतरराज्यीय परिषद है एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किसके, अंतरराज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर उड़ते देखता है तो वो अवस्थित है। मतलब यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते दिखता है तो वह स्थित है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। बताइए इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब क्या पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। कह रहा है यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत अगर होता है तो ये क्या होता है, इसे कहते क्या है दोस्तों, इसे होता है दबाव अर्थात जो प्रेशर है, ये जो आपका दबाव अर्थात प्रेशर है। यहाँ पर ऑप्शन आपका विषुवत रेखा पर, क्या है कि विषुवत रेखा के पास निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और यह दाब क्षेत्र डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा में जो आपके टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है जिसकी वजह से वहां पर गैसें होती हैं और वो आपके ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर इसे डोल ड्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या के आरोही क्रम पूछा गया है, आरोही क्रम। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो पॉइंट बनेगा सबसे ज्यादा प्रयागराज है, फिर इसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपके सामने दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर हुई। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो आपके गाजियाबाद में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो गाजियाबाद है, ठीक है ना, क्लियर है ना। और भारत का जनघनत्व कितना है, 382 है और उत्तर प्रदेश का है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों, काम आएगा। और जनसंख्या में देखा जाए तो आपका प्रयागराज है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नाम से अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर में ऑप्शन सी, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियां कौन है। विंध्य की पहाड़ियां और सतपुड़ा की जो पहाड़ी है श्रृंखला है उसके मध्य से होकर गुजरती है। देखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आपको कल की क्लास में मिला था और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आपका है क्या, तो देख लीजिए कि यहाँ पर सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा नदी भेड़ा घाट के पास है ना, भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कपिल धारा जलप्रपात को ही धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पिछली क्लास में कोई डाउट में था कि ये सर जी ये क्या है, वो हमने वो पढ़ा है। याद रखिएगा कि जो आपका धुआंधार जलप्रपात है वही आपका कपिल धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और ये नर्मदा नदी ज्वारमुद्र का निर्माण करती है, याद रखिएगा, क्लियर है ना।
और सोन नदी पटना के समय गंगा में मिल जाती है। क्लियर है? जी हाँ, आपने पूछा था। और आगे बढ़िएगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिएगा 26 जुलाई। कब? 26 जुलाई 1949 को क्या हुआ था दोस्तों, कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों का कब्जा हो गया था और ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या? तो याद रखिए ऑपरेशन विजय चलाया था और इसी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस बहुत बार पूछा जा रहा है। इस समय आपके एग्जाम में वर्तमान में बहुत पूछा जा रहा है ना। जो भी एग्जाम इस समय हुए हैं सब में क्वेश्चन आया है। अगला 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और इसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। दोस्तों ये जो आपकी जितने भी दिवस दिए गए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोग भी यहाँ पर हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। 9 डिग्री चैनल पूछा गया है, तो 9 डिग्री जो चैनल है किसे अलग करता है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लक्षद्वीप और मिनी काय को यहाँ पर 9 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा 11 डिग्री चैनल ये अमीन दीव और कन्नानौर को इसको अलग करती है। 10 डिग्री आप लोग जानते हैं अंडमान निकोबार, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनी काय और 8 डिग्री आपके मालदीव और मिनी काय को अलग करती है। तो याद रखिएगा 9 डिग्री पूछे तो लक्षद्वीप और मिनी काय, लेकिन 8 डिग्री चैनल में मालदीव और मिनी काय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अख्तर पिया किसका उपन्यास था। अख्तर पिया किसका उपनाम था, किसका उपनाम था, माफ करिए उपनाम पूछा गया है। अख्तर पिया किसका उपनाम था 14 नंबर में, तो ये था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो क्या ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक इसे ही माना जाता है। ठीक है, सॉरी नहीं दूसरा देखिए, कह रहा है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है सादत खान था, है ना। और यहाँ पर देखिए जबकि अंतिम जो शासक था वाजिद अली शाह था और अंतिम शासक को ही अख्तर पिया के नाम से जानते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। संस्थापक जो था सादत खान था, लेकिन जो अंतिम था वो वाजिद अली शाह था, जिसका उपनाम था अख्तर पिया था। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ शासक हैं जिनके उपनाम है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहते थे, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहते थे, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते थे। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में चर्चित गौरा देवी का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चित गौरा देवी का जो संबंध है वो किससे है। 15 का जो ऑप्शन होगा वो राइट क्या हो जाएगा 15 नंबर में। चलिए 15 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, चिपको आंदोलन से है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है। ये खेजड़ी जोधपुर राजस्थान में हुआ 1930 के दशक के आसपास। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों में चिपक कर उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका चिपको आंदोलन चमोली वाला था, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से आंदोलन राजस्थान में चला था दोस्तों। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका हो गया। और देख सकते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि इनका निधन 2021 में हो चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है 16 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो 16 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये अवसादी चट्टानें होती हैं, क्योंकि बालू जो होती है उसमें कहीं ना कहीं बीच में जगह बनी रहती है जिसमें अवशेष भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपकी परतदार या अवसादी चट्टान की होती हैं। यहाँ पर देखिए और जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रॉक, डोलोमाइट, ये सभी इसी के उदाहरण होते हैं अवसादी चट्टानों की। अगला है निम्नलिखित में से कौन राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। बताइएगा राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट इनमें से कौन है 17 नंबर में, तो 17 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इनका नाम है महबूब उल हक, क्या नाम है भाई, 17 का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह का ऑप्शन बने आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा कि राफेल उड़ाने वाली सबसे पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह, इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो पहली महिला पायलट हैं ये 10 सितंबर 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अबाला एयरपोर्ट पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल की गई थी। तो 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी 73वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस अवसर पर शिवांगी सिंह नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हिस्सा लिया था। यहाँ पर अगला दिया गया है कि आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं। आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। महबूबा कहाँ से आ गई, महबूबा भी मिलेंगे,
ठीक है, अभी महबूबा मिलेंगे, अभी बस इस क्वेश्चन के बाद महबूबा मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, आपका जो 18 नंबर है ऑप्शन हो आपका सी नंबर है, याद रखिएगा एंथ्रोसाइट क्या है, एंथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल्स, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल देख सकते हैं 20 से 120 दिन का होता है। और याद रखिएगा कि जो इनकी मृत्यु होती है यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो अब आपके यहाँ पर महबूब आ चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका भी महबूब उल हक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है, महबूब उल हक हो जाएंगे। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को पहली बार इन्होंने तैयार किया था 1990 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर है, महबूब उल हक इसका आंसर है, हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संगमरमर उत्कृष्टतम उत्कीर्णन के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहां पर है। जो संगमरमर के माध्यम से उत्कृष्ट किए गए हैं, है ना, उत्कीर्ण किया गया है, बनाया गया है, तो ये बताइएगा ये जैन मंदिर जो है आपके कहां पर हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और ये 5 मंदिरों का समूह है। क्या 5 मंदिरों का समूह है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। चलिए देखो के से ही कितना सेंटेंस में परिवर्तन आ रहा था, है ना। देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं का पूजा होती थी। यहाँ पर 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर कौन सी देवी, तो आप याद रखिए देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो याद रखिए देवी लक्ष्मी की आकृति किसके, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी हुई थी। अगला प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, बताइएगा यहां पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए देखो दिया गया 22 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सिंधु झेलम। क्या सिंधु और झेलम के बीच में यहाँ पर तक्षशिला था, ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत में याद रखिए पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल है। और 23 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका ये हो जाएगा दिल्ली, क्या हो जाएगा दिल्ली, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कुछ और पढ़ लीजिएगा, कुछ और पढ़िएगा। यहाँ पर देश की पहली पॉड टैक्सी कहाँ शुरू हुई है, नोएडा में शुरू की गई है। हाल ही में जापान में डुअल मोड वाहन शुरू किया गया है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलाई गई थी, ठीक है ना। और देश में पहली बार सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का प्रयोग किया गया है आपके वाराणसी में। ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। और अगला भेड़ की प्रथम स्तनधारी प्रतिरूप अर्थात जो क्लोन का नाम क्या था, जो पहली भेड़ की जो क्लोन था इसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डॉली, क्या हो जाएगा डॉली, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसका जन्म जो हुआ था ये 4 जुलाई 1996 को हुआ था। और यह एक घरेलू मादा भेड़ तथा परमाणु हस्तांतरण की प्रक्रिया के द्वारा एक वयस्क कायिका कोशिका के क्लोन से प्राप्त ये पहली स्तन पाई आपकी थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2003 में लंग्स कैंसर से डॉली की मौत भी हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर निपट गई हैं। ये 2003 में आपकी खत्म हो गई हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है, बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है 25 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका राजनीतिक दलों को चंदा, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है नंबर इसका राइट हो जाएगा कि राजनीतिक दलों को चंदा, यहाँ पर आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बॉन्ड जारी करने और भुगतने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ पर 5 राज्यों जैसे आपके हुए थे कौन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव जो हुए थे वही के बारे में आपसे दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लास है वह साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उससे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगे।
लेकिन पीडीएफ आपको 1 नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 2700 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में आपके हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं।